हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्टडी इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आप मेरा नाम जानते हो, मेरा नाम है सतीश हेड़ाऊ। और जैसे कि हमने वादा किए थे कि आपको फ्री में यूट्यूब की क्लासेस अवेलेबल करवाने की, तो हमने डिसाइड किया कि हम आपको कृषि समूह से जो 6 सब्जेक्ट है उसकी ऑनलाइन तैयारी करवाएं। ये वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, इसलिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर भी कर दीजिए ताकि ये वीडियो उन सभी छात्रों तक पहुंच सके जिनको इनकी बहुत अधिक आवश्यकता है। तो जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं कृषि समूह से सभी सब्जेक्ट की पूरी डिटेल वीडियो यूट्यूब में अवेलेबल करवाऊंगा, तो इसी चरण और इसी श्रृंखला या इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको, जैसा कि मैंने कहा था, सभी सब्जेक्ट के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। तो आज मैं पहला जो सब्जेक्ट है मैथ्स, उसका चयन कर रहा हूँ और पहले आपको पूरी की पूरी क्लासेस मैथ्स की मिलेगी, जो एक बहुत अच्छा नंबर कंट्रीब्यूट करता है पीटी की एग्जाम में। जैसे आप जानते हैं सभी 25 क्वेश्चन एग्रीकल्चर ग्रुप से मैथमेटिक्स के पूछे जाते हैं 25 नंबर के, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। देखिए, तो सबसे पहले मैं बात करूं गणित की, तो गणित में मैं आपको बता दूं कि इसमें कितने चैप्टर हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे और साथ साथ हर चैप्टर में क्या क्या उनको पढ़ना पड़ेगा, मैं आप सबको जानकारी देना चाहूँगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि जो मैथ्स है गणित, उसमें कितने चैप्टर होते हैं और सभी चैप्टर से कितने कितने मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, तो जो गणित सब्जेक्ट है इसमें टोटल 5 चैप्टर है। सबसे पहला चैप्टर आता है लघुगणक, दूसरा आ जाता है समांतर श्रेणी, जो आप सभी जानते हो, आपने कहीं 10वीं या 9वीं 11वीं 12वीं में पढ़े होंगे। ये सभी चैप्टर बहुत ही आसान से है, लेकिन ये ऐसी वीडियो कहीं पर भी आपको सीक्वेंस में नहीं मिलेगी, इसलिए मेरी एक पहल है कि मैं ये आपको पूरी की पूरी क्लासेस एकदम डिटेल में सीक्वेंस में यूट्यूब पर अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो दूसरा जो चैप्टर होता है वो समांतर श्रेणी का, तीसरा जो चैप्टर होता है मैथ्स में वो गुणोत्तर श्रेणी, चौथा चैप्टर सांख्यिकी, जिसको स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है। सांख्यिकी आपने 10वीं क्लास में भी पढ़े होंगे, बस वही है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट एक क्वेश्चन आता है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा अच्छे से स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो आपको 4-5 नंबर दिए जाएंगे। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पूरा शॉर्टकट चलता है। जितने जल्दी आप क्वेश्चन को हल कर लो उतना आपका समय भी बचेगा, क्योंकि एक ही मार्क मिलेगा। आप पूरा स्टेप बाय स्टेप करके भी करो तो भी आपको एक ही मार्क मिलेगा, और अगर पूरा शॉर्टकट मार के भी अगर करते हो तो आपको एक ही मार्क मिलेगा, बस आंसर सही होना चाहिए आपका। और पांचवा चैप्टर जो होता है वो त्रिकोणमिति, ये सबसे मेजर रोल प्ले करता है आपके पीटी एग्जाम में। ये चैप्टर ऐसा है मैथ्स ग्रुप का, त्रिकोणमिति, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी तक के होने वाली पीटी की एग्जाम में पूछे गए हैं, त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले बात करें इनमें कितने कितने मार्क्स के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लघुगणक की बात करें तो पहले मैं जनरली बता दूं कि इन सभी 5 चैप्टर में कितने कितने अंक निर्धारित होते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। तो लघुगणक की बात करें तो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समांतर श्रेणी से 5 क्वेश्चन, गुणोत्तर श्रेणी से 5 क्वेश्चन, सांख्यिकी से 5 क्वेश्चन और त्रिकोणमिति से 5 क्वेश्चन। ये बेसिकली 5-5 क्वेश्चन के सभी 5 चैप्टर होते हैं, लेकिन व्यापम पिछले 2-3 सालों से उसने एक अलग ही पैटर्न अपना लिया है। वो क्या करता है, किन्हीं भी 2 चैप्टर को टारगेट बनाता है और पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन उन्हीं 2 चैप्टर से भर देता है ना। जैसे अगर पिछले बार की बात करें, हम पिछले बार जो क्वेश्चन आए थे समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी के ही लगभग 20 क्वेश्चन इन्होंने 2 चैप्टर के ही पूछ लिए थे, और 1-2 क्वेश्चन उन्होंने लघुगणक के पूछे थे, और त्रिकोणमिति के 1-2 क्वेश्चन थे। लेकिन अगर उससे पहले की बात करें तो उससे पहले उन्होंने सांख्यिकी और त्रिकोणमिति को टारगेट किया था, और सिर्फ इन्हीं 2 चैप्टर से उन्होंने पूरे के पूरे क्वेश्चन मैथ्स में भर दिए थे। लघुगणक के ज्यादा नहीं, वो 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने मिलेंगे। पीएटी की लघुगणक के 2 से 3 क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। ज्यादा मेजर जो रोल होता है वो इन 4 चैप्टर का होता है, उनमें भी वो 2 चैप्टर को टारगेट करके पूरा का पूरा उन्हीं से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मैं आपको सबसे पहले इन चैप्टर के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, लेकिन इन चैप्टर को करने से पहले हमको कुछ बेसिक मैथ्स की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बिना बेसिक मैथ्स की जानकारी की ये चैप्टर अगर आप करने जाओगे तो आप कहीं पर भी गलती कर सकते हो। तो आइए जानते हैं सबसे पहले बेसिक्स, मैथ्स के बेसिक्स क्या होते हैं, किन किन बेसिक्स के आपको इन चैप्टर में जरूरत पड़ेगी। तो आइए वो जानते हैं, वो चीजें क्या है बेसिक्स। तो बेसिक्स में बात करें तो आपको जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना और एलसीएम निकालना तो आता ही होगा। मैं आशा करता हूं कि ये सभी चीजें आपको आती होगी लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जानना आवश्यक है। तो आइए बात उन्हीं के बारे में करते हैं। बेसिक्स की अगर बात करें तो जैसे कि आप जानते हैं
बेसिक्स ऑफ मैथ्स। तो जैसे कि हम बात करें, आप जानते हैं प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या क्या होती है? अगर आप इनके बारे में जानते तो बहुत अच्छी बात है। प्राकृत संख्याएं या इंग्लिश में इनको नेचुरल नंबर कहा जाता है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होती है? प्राकृत संख्याएं वे सभी संख्याएं जिनको गिना जा सकता है। मतलब ये चालू होती है 1 से लेकर 1 2 3 ऐसे करते अनंत तक की संख्याएं होती है। मतलब जो जनरली काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हीं को हम प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कौन कौन से हो जाते हैं? कहां से स्टार्ट होते हैं? ये होते हैं 1 से स्टार्ट, 1 2 3 जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं जनरली डे टू डे लाइफ में जिनका उपयोग करते हो तुम काउंटिंग के लिए, वही नंबर नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो ये 1 से चालू होकर अनंत तक जो संख्याएं होती है वो सभी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ये हो गई प्राकृतिक संख्या। दूसरी बात करते हैं हम कि पूर्ण संख्या क्या होती है? होल नंबर किसे कहा जाता है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है होल नंबर। होल नंबर क्या चीज होती है? होल नंबर या पूर्ण संख्या ऐसी संख्या है जो 0 से स्टार्ट होती है, 1 से नहीं। ये जो पूर्ण संख्या होती है ये स्टार्ट होगी 0 से। 0 से लेकर ये जो संख्या स्टार्ट होती है उन्हीं को कहा जाता है पूर्ण संख्या या होल नंबर। ऐसी 1 2 3 से लेकर ये भी अनंत तक की यही संख्या है, लेकिन होगी ये स्टार्ट 0 से, उनको कहा जाता है पूर्ण संख्या है। उसके बाद बात करें, आप जानते हो सम संख्याएं क्या होती है? जिन्हें इंग्लिश में इवन नंबर कहा जाता है। सम संख्याएं आप सभी जानते हो, इतने पढ़े लिखे तो आप होगी कि सम संख्या है विषम संख्या है इनके बारे में सबको जानकारी होगी। इसको इंग्लिश में इवन नंबर कहा जाता है। क्या होता है सभी को पता है। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती है, ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती है वो सम संख्याएं कहलाती है। या इसकी और दूसरी डेफिनेशन अगर हम कहना चाहे तो ऐसी सभी संख्याएं जिनके इकाई अंक में 2 4 6 8 या 0 आता है वे सभी संख्याएं होती है। तो सम संख्याएं कौन कौन सी उदाहरण का देख लेते हैं। तो ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड होती है या फिर इनके इकाई अंक में 0 2 4 6 8 आता है, ये सभी संख्या क्या कहलाती है? ये सम संख्या कहलाती है। सम संख्या हो गए। अब इसके बारे में अगली बात करें तो विषम संख्या या ओड नंबर। विषम संख्या या ओड नंबर क्या होते हैं? आप जब सम संख्या अगर जानते हो तो विषम संख्या कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी संख्या जिनमें 2 का भाग नहीं जाता वो सभी विषम संख्या कहलाती है, ओड नंबर। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन अगर बात करें विषम संख्या या ओड नंबर की अगर दूसरी डेफिनेशन कहना चाहे तो ऐसी सभी संख्याएं जिनके इकाई अंक में 1 3 5 7 और 9 आता है, ये सभी संख्या क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। तो इसका उदाहरण हम लिखेंगे 1 3 5 7 9, ये सभी विषम संख्या कहलाती है। अब आगे बात करें पूर्ण वर्ग संख्याएं, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं चाहता हूं ये जो भी इस वीडियो को देख रहा है आप अपनी एक पर्सनल स्पेशल नोट्स बना ले ताकि आपको किसी भी कोचिंग में जाके पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको सीक्वेंस में पूरी वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरी इस वीडियो का जो भी है उसका एक अच्छे से नोट्स बना ले ताकि ये आपको कभी भी फ्यूचर में काम में आएगी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसको हम मिटाते हैं और आगे देखते हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती है। तो आप सभी जानते हैं पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी है, जो कंप्लीट या होल स्क्वायर नंबर कहे जाते हैं। जैसे कि 2 का वर्ग हो जाता है 4, 3 का 9, 4 का 16, इस टाइप से जो संख्या होती है वो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। तो आइए जानते हैं पूर्ण वर्ग संख्याओं के बारे में। 5वां नंबर पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या, इसको होल स्क्वायर नंबर भी कहा जाता है। तो ऐसी संख्या जो अपने आप में पूर्ण वर्ग है कौन कौन सी होती है वो, जैसे हो गया अगर 1 की बात करें, 1 का वर्ग 1 ही होता है। अब वो बहुत सारी इसमें 1 आता है, बहुत सारी संख्याओं में 1 को काउंट किया जाता है, इसलिए 1 को जनरली आप पूर्ण वर्ग संख्या मत मानिए, 2 ही अच्छा है। हम स्टार्ट करते हैं 2 का वर्ग 4 होता है, तो 4 एक अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या है। 3 का वर्ग होता है 9, तो 9 भी अपने आप में एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 9 के बाद 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा, 6 का 36, ऐसे करते करते तक इनफिनिट अनंत तक की जितनी संख्या होगी जो अपने आप में पूर्ण वर्ग होगी, किसी संख्या का वर्ग होगी वो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। उसके बाद 6वें नंबर की बात करें तो पूर्ण घन संख्या क्या होती है? पूर्ण घन संख्या या होल क्यूब नंबर, पूर्ण घन संख्या या इसी को बोलेंगे होल
क्यूब नंबर। ये होल क्यूब नंबर या पूर्ण घन संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो अपने आप में पूर्ण घन होती है, मतलब उनको आपस में 3 बार गुना करे तो जो नंबर प्राप्त होता है वो अपने आप में पूर्ण घन संख्या कहलाती है। जैसे अगर एक की बात करें तो एक का वर्ग भी एक ही होता है, घन भी एक ही होता है, 4 की पावर भी लगाओगे तो एक ही होगा, इसलिए हम उसको काउंट नहीं करते। हम स्टार्ट करते हैं 2 के घन से, तो 2 का घन सबसे पहले होता है 8, तो ये 8 पूर्ण घन संख्या है। उसके बाद 3 के घन की बात करें तो ये 27 हो जाता है, 4 का घन 64, 5 का 125, 6 का हो जाता है 216। ऐसे ही करते तक जितने भी अंक है उनका पूर्ण घन संख्या कोई ना कोई संख्या होती है, तो ये अनंत तक ये भी चलते रहता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए ये 2 का घन है, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, ऐसे करते हैं। 7 का घन हो जाता है 343, 8 का 512 और 9 का हो जाता है 729, और अगर 10 की बात करें तो फिर वो 1000 तक हो जाता है, तो ये पूर्ण घन संख्या कहलाती है। साथ ही बात करें अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये अभाज्य संख्या आपका पीछा नहीं छोड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस अभाज्य संख्या का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आइए जानते हैं अभाज्य संख्या होती क्या है। तो अभाज्य संख्या है, इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर कहा जाता है, प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या होती क्या है? तो अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर ऐसे नंबर से होते हैं जो या तो केवल 1 से या फिर अपने आप से डिवाइड होते हैं, बाकी किसी भी संख्या से वो डिवाइड नहीं होते, ऐसे नंबर्स अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे बात करें अभाज्य संख्या, तो ये स्टार्ट कहां से होती है? स्टार्ट कहां से होती है अभाज्य संख्या? स्टार्ट कहां से होती है? तो अभाज्य संख्या जो होती है वो स्टार्ट 2 से होती है, 3, 4 नहीं होगा क्योंकि वो 2 से डिवाइड हो जाता है, 5 आ जाएगा क्योंकि या तो 1 से होगा या तो खुद अपने नंबर से होगा। उसके बाद 6 3 से भी हो जाता है, 2 से भी हो जाता है, 7 नहीं होता है तो 7 भी अभाज्य संख्या आएगी, 9 3 से डिवाइड हो जाता है, 10 2 से 5 से डिवाइड हो जाता है, 11 अपने आप से या 1 से डिवाइड होती है इसलिए ये भी अभाज्य संख्या है। उसके बाद 13 आ जाएगी, उसके बाद 17 आ जाएगी, फिर 19 आ जाएगी, फिर 23 आ जाएगी, ऐसे करते तक ये भी इंफिनिटी तक जाता है, तो ये अभाज्य संख्या होती है। कभी-कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो याद रखना सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का क्वेश्चन अगर कोई कर रहा है तो सबसे छोटी जो विषम अभाज्य संख्या है वो 3 है। अरे सर 19 नहीं होता। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या की बात करें तो वो 2 है। ठीक है, तो आप मैं चाहता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोट्स में इसको भी कॉपी कर लीजिए, ताकि आपको कहीं और अन्य जगह जाकर पढ़ने की और पैसे वेस्ट करने की जरूरत न पड़े। आपको मैं फ्री में आपको YouTube में पूरी क्लासेस अवेलेबल करवाऊंगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं, अभाज्य संख्या हो गई, और कुछ चीजें हैं जो बहुत आवश्यक है और जिनकी जानकारी के बिना जो 5 चैप्टर हम गणित के पढ़ेंगे वो अधूरे। उनके बिना अगर उन चैप्टर को पढ़ने जाते हैं तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले आपको एक बेसिक कांसेप्ट जो मैथ्स के जो हमको 5 चैप्टर में आवश्यक होने वाले हैं, तो पहले उनकी जानकारी ले लेते हैं। 7वां नंबर हो गया था अपना अभाज्य संख्या। हम बात करें 8वें नंबर की, तो 8वें नंबर पे अपने को आती है भाज्य संख्या, जिनको कंपोजिट नंबर कहा जाता है। तो भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्याएं जो होती है, जैसे हमने अभी पढ़े थे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या है जो एक और अपने आप के नंबर को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या जस्ट उसका विपरीत या अपोजिट है। इसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहा जाता है, कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या क्या है? ऐसी संख्या है जो एक और अपने आप वाले नंबर को छोड़कर अगर किसी अन्य नंबर से विभाजित होती है तो उन्हें भाज्य संख्या कहा जाता है ना। जैसे बात करें, एक को तो छोड़ दो, वो एक को तुम भूल ही जाओ, एक को कभी याद मत रखना कि वो बहुत सारे नंबरों में काउंट हो जाता है, इसलिए उसको किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा जाता। तो सबसे पहली भाज्य संख्या की बात करें जो खुद के नंबर से और एक के अलावा भी डिवाइड होती है, वो भाज्य संख्या होती है। तो सबसे पहली भाज्य संख्या आएगी 4, 2 और 3 यहाँ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो केवल अपने नंबर से और एक से ही डिवाइड होती है, वो अभाज्य संख्या में आती है। तो सबसे पहली और सबसे छोटी जो भाज्य संख्या आती है वो आती है 4। 4 के बाद 5 नहीं आएगा क्योंकि वो प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या है। 4 के बाद 6 आएगा जो 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है। 6 के बाद 7 नहीं क्योंकि वो प्राइम नंबर है। इसके बाद 8 आ जाएगा, इसके बाद 9 भी आ जाएगा, इसके बाद 10 भी आ जाएगा। 11 नहीं आएगा क्योंकि वो प्राइम नंबर है। 12 आ जाएगा, 13 नहीं आएगा, 14 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ऐसे करते करते जो ऐसे नंबर जो खुद के नंबर से और एक के अलावा भी किसी तीसरे नंबर से अगर डिवाइड हो रही तो भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ऐसे करते करते ये अनंत तक जा सकती है। आगे मत, बस इतना ही याद रखिए कि जो संख्या खुद के नंबर और एक के अलावा भी अगर किसी और नंबर से डिवाइड हो रही तो भाज्य संख्या कहलाती है। अब आगे बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जिनकी जरूरत तुमको लघुगणक में पड़ेगी।
एक होती है चर संख्या जिनको वेरिएबल नंबर कहा जाता है। ये दो जो नंबर है जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, इनकी आवश्यकता आपको लघुगणक वाले चैप्टर में पड़ेगी, और इनके बिना अगर इनका नॉलेज अगर आपको नहीं है तो लघुगणक के जो आसान से क्वेश्चन आते हैं वो भी कई लोग गलत कर देते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप ये क्वेश्चन आसान से जो आते हैं वो गलत करिए। तो सबसे पहले जो चर संख्या मतलब वेरिएबल नंबर और अचर संख्या नॉन वेरिएबल नंबर, इनका ज्ञान ले लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चर संख्या। चर संख्या को वेरिएबल नंबर कहा जाता है। चर संख्या मतलब वेरिएबल नंबर, मतलब ऐसी संख्या जिनका मान बदलते रहता है। तो ये कौन सी होती है वेरिएबल नंबर, आइए जानते हैं इनके बारे में। तो वेरिएबल नंबर की बात करें हम, तो वेरिएबल नंबर जो इंग्लिश अल्फाबेट होता है, अंग्रेजी वर्णमाला ए से लेकर जेड तक, आपको पता होगा 26 लेटर होते हैं। तो ए से लेकर जेड तक के जो भी लेटर है वही वेरिएबल नंबर कहलाते हैं। जैसे ए बी सी डी ई ऐसे करते तक ये अंत तक जेड तक जाएंगे, ये वेरिएबल नंबर है, चर संख्या कहलाती है। इनका मान हमेशा बदलते रहता है। ऐसा जरूर नहीं, आपने देखा होगा अलजेब्रा में कभी ए का मान 1 रख के हल कर लेते हैं क्वेश्चन, कभी बी का मान 1 रख के 2 रख के ऐसा हल कर लेते हैं। अब बात करते हैं आगे अचर संख्या की। अचर संख्या, अचर संख्या क्या होती है? अचर संख्या है या इनको इंग्लिश में कहा जाता है नॉन वेरिएबल नंबर। तो नॉन वेरिएबल नंबर अगर आप देखें तो वही जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है सभी अचर संख्या कहलाती है। दोबारा से वही कंसेप्ट आ गया, जो प्राकृत संख्या था अचर संख्या वही होती है लगभग। अचर संख्या मतलब नॉन वेरिएबल नंबर, नॉन वेरिएबल नंबर अचर संख्या मतलब ये इनका मान निश्चित रहता है, कभी नहीं बदलता। 1 है तो उसको 1 ही मानना पड़ेगा, 2 कभी नहीं कहा जा सकता, 2 को 2 ही मानना पड़ेगा, 3 को 3 ही मानना पड़ेगा, 4 को 4 ही, 5 को 5 ही, ऐसे करते तक अनंत तक ये भी अचर संख्या होती है। लेकिन ये बस तुमको नॉलेज होना चाहिए कि चर संख्या किसे कहते हैं, अचर संख्या किसे कहते हैं। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आता है लघुगणक चैप्टर में चर संख्या और अचर संख्या से एक फार्मूला बनता है, या फार्मूला बोलो या फिर वो कंसेप्ट ही बोलो, कंसेप्ट उनको डायरेक्ट याद रखो, क्योंकि लघुगणक चैप्टर में उन कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो मैं चाहता हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर से। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब बात करें चर संख्या और अचर संख्या, ऐसे कौन से कंसेप्ट हैं इन दोनों संख्याओं के जो लघुगणक में आपको जरूरी है ना? कंसेप्ट ही समझ लो, इसको स्टार लगा के डब्बे में पैक करके अपने कॉपी में किसी कोने में अच्छे से सजा के रख लेना ताकि कहीं भागे ना, क्योंकि इनकी जरूरत लघुगणक वाले चैप्टर में जरूर पड़ेगी, है ना? तो सबसे पहले बात करते हैं, ये 3 कंसेप्ट अच्छे से याद रखना। सबसे पहले ये जो अचर संख्या है, सॉरी चर संख्या है a, अगर इसकी पावर 0 है तो इसका मान हमेशा 1 होता है, कॉपी में नोट जरूर कर दिए। अगर ये चर संख्या है उसकी पावर, कोई भी चर संख्या a से लेकर z तक की जो भी चर संख्या है, अगर उनकी पावर 0 है तो उनका मान हमेशा 1 होता है। अगर वो अचर संख्या भी है, कोई भी अचर संख्या, मान लो जैसे मैं 2 ले लेता हूँ, कोई भी अचर संख्या अगर इसकी भी पावर अगर 0 है तो इसका भी मान 1 होता है। तो एक कंसेप्ट याद रखना, चाहे वो चर संख्या हो चाहे अचर संख्या हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। अब बात करते हैं जैसे चर संख्या की पावर 0 तो 1 हो गया मान। अब चर संख्या की पावर अगर 1 हो मान लो तो इसका मान क्या होगा? तो बस ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, जैसे a की पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है, और a की पावर अगर 1 है तो उसका मान क्या होगा? 0 होगा। ये कंसेप्ट है, ये 3 कंसेप्ट अच्छे से याद रखिएगा। चर संख्या की पावर या अचर संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है, और चर संख्या की पावर 1 है तो उसका मान 0 होता है। लेकिन अचर संख्या की पावर बदलते रहती है। जैसे अगर हम बात करें, मान लो कोई नंबर ले लिया मैंने 2, अगर 2 की पावर में 2 लिखता हूं तो इसका मान 4 होता है। अगर 2 की पावर में 3 कर दिया मैंने, है ना, तो उसका मान हो जाता है 8। अगर 2 की पावर 1 करता हूं तो इसका मान 2 होता है, 3 की पावर 1 करता हूं तो इसका मान 3 होता है। तो ये सभी बदलते रहते हैं, मतलब अचर संख्या की पावर अगर 0 है तो ही उसका मान 1 होगा। अगर अचर संख्या की पावर 0 को छोड़कर 1 से लेकर अनंत तक कोई भी अगर उसकी पावर है तो उसका मान हमेशा बदलेगा। तो ये जो 4 कंसेप्ट हैं ये आपको लघुगणक में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, तो आप इसको अच्छे से डब्बे में पैक करके रख लीजिए ताकि ये कहीं आपकी कॉपी से भाग ना जाए, ठीक है? तो इसी चरण को आगे बढ़ाते हुए अब मैं कुछ नियम की बात करूंगा जो बहुत ही आवश्यक है। जैसे हम 5 चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये नियम की जरूरत पड़ती है। जैसे आपको जोड़ना, घटाना, गुना, भाग करना आता ही होगा, और जिसको नहीं आता तो यहाँ सीख सकता है, बहुत ही आसानी से समझाऊंगा। और एक एलसीएम लेना भी सीख जाइए आप। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्ती, जिसको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहा जाता है, इसकी जरूरत पड़ेगी। और एक नियम है बोर्ड मास का नियम, आपने शायद कहीं सुना होगा। उस नियम के हिसाब से आपको जोड़ना, घटाना, गुना, भाग करना सिखाया जाता है, उस नियम के हिसाब से। तो आइए देखते हैं बोर्ड मास का नियम क्या होता है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अपने कॉपी में एक डब्बे में लिख के रख दीजिए ताकि कहीं भाग ना जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात करें बोर्ड मास का नियम,
बोर्डमास का नियम क्या कहता है, बोर्डमास को लिखा कैसे जाता है, बोर्डमास में V साइलेंट रहता है, ये याद रखिएगा, उसको बोर्डमास को V बोर्डमास लिखा जाता है, याद रखिएगा, B से स्टार्ट नहीं होता, ठीक है, B से स्टार्ट होता है, V साइलेंट होता है, V जैसे साइलेंट लेटर होता है जिसका उच्चारण नहीं होता है, इसलिए इसको बोर्डमास पढ़ा जाता है, लेकिन B आगे होता है। अब इन सभी के इंडिविजुअल क्या क्या मतलब होते हैं और ये सीक्वेंस में ही मैथ्स सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम सभी के अच्छे से नाम देख लेते हैं। V का मतलब क्या होता है, V का मतलब होता है विंकुलम, विंकुलम को हिंदी में रेखा कोष्ठक कहा जाता है। अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी रेखा कोष्ठक दिखा जाता है तो आपकी प्राथमिकता यही होती है कि आपको सबसे पहले उसी पोर्शन को हल करना है जहां पर रेखा कोष्ठक लगा हुआ है, ठीक है। तो विंकुलम, V का मतलब होता है विंकुलम, हिंदी में इसको रेखा कोष्ठक कहा जाता है। तो सबसे पहले प्राथमिकता जहां पर विंकुलम या रेखा कोष्ठक दिखे उसको हल करना होता है। उसके बाद B से ब्रैकेट या इसको कोष्ठक भी कहा जाता है, ब्रैकेट हिंदी में कोष्ठक। अब कोष्ठक भी अगर तुम देखो तो तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है छोटा कोष्ठक जैसे ये, इसको छोटा कोष्ठक कहा जाता है। एक होता है मंझला कोष्ठक जिसको ऐसा कहा जाता है, ऐसा कुछ रहता है, इसको मंझला कोष्ठक कहा जाता है। और एक होता है बड़ा कोष्ठक जो ऐसा होता है। तो सबसे पहले तीन कोष्ठक में भी किसको हल करना है, तो देखो ये जो सबसे छोटा कोष्ठक है ये अंदर रहता है तो सबसे पहले इसको हल करेंगे, फिर उसके बाहर, इसके बाहर ये मंझला कोष्ठक रहता है तो फिर उसको हल किया जाता है, और सबसे बाहर जो रहता है वो बड़ा कोष्ठक रहता है फिर उसको हल कर दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले छोटा कोष्ठक, फिर मंझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक किया जाता है। अब उसके बाद O का मतलब देखिए, तो O का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का भी मतलब होता है गुना से ही होता है, लेकिन अगर ये ऑफ कहीं आपको दिखे तो गुना से पहले इस ऑफ का उपयोग, मतलब ऑफ का रूल्स फॉलो करना पड़ता है। ऑफ का मतलब ही का, की, ऐसा, ऐसा अगर क्वेश्चन में दिया है तो सबसे पहले ऑफ का यूज कीजिए। फिर डी का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है भाग। आप सभी जानते हैं डिवाइड भाग क्या होती है, क्या चीज है, किस खेत की मूली है, आप सभी जानते हैं। यह मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुना, मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुना। फिर आ जाता है ए से एडिशन, एडिशन का मतलब होता है जोड़ना, एडिशन, एडिशन का मतलब है जोड़ना। और फिर यस से आ जाता है लास्ट में सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना, सबट्रैक्शन। तो गणित का नियम ये कहता है कि अगर आपको भाग, गुना, जोड़ना और घटाना ये सभी चिन्ह दिए हो तो सबसे पहले आपको किसको हल करना है, तो जो बोर्डमास का नियम कहता है कि सबसे पहले इसमें डिवाइड मतलब भाग जान दीजिए, पहले उसको हल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद जोड़ने वाला मतलब प्लस साइन जहां पर उसको हल करना होगा, और लास्ट में माइनस वाला साइन हल करना होता है। कभी कभी ऐसा आ जाता है, अब ऐसा जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में सीक्वेंस में ही दिया जाए जहां सभी जोड़ना, घटाना, गुना, भाग एक साथ, नहीं ऐसा नहीं होता। कभी कभी डिवाइड दे दिया जाए, कहीं माइनस दे दिया जाए, तो इन दोनों में से सबसे पहले किसको हल करोगे, तो सबसे पहले डिवाइड जहां पर दिया है पहले उसको हल करना पड़ेगा, फिर माइनस वाले को हल करना पड़ेगा। कहीं कहीं ऐसा होता है कहीं मल्टीप्लाई और प्लस का साइन एक साथ दे दिया जाता है, तो जहां पर पहले मल्टीप्लाई का साइन है पहले इसको हल करना पड़ेगा, उसके बाद प्लस वाले साइन वाले को हल करना पड़ेगा। तो ये बोर्डमास का नियम होता है। आशा करता हूं कि आपको बोर्डमास के नियम के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपको समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और कुछ मूलभूत ज्ञान की आवश्यकता है कि अगर जैसे हम लघुगणक वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इसके अलावा भी कुछ पावर, आप जानते हो पावर घात क्या होती है, जैसे 2 की पावर अगर 2 उसका मान क्या होता है, 2 की पावर 8 बोल दिए तो उसका मान क्या होता है। अगर छोटे नंबर और छोटी पावर तो आप कोई भी बता सकते हैं मौखिक रूप से, लेकिन अगर मैं यही पूछ लूं 7 की पावर 3 क्या होता है तो आप डर जाओ, क्योंकि बड़ा नंबर है, बड़े नंबर की पावर कभी याद होती नहीं है, और जिनसे होती है वो कभी भूलते भी नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि मैं पूरी पावर तो आपको लिखवा दूं, और मैं चाहता हूं कि आप सभी पावर को याद कर लें ताकि आपको शॉर्टकट में लघुगणक के क्वेश्चन में करवाऊंगा। तो आइए देखते हैं, मैं पावर के बारे में, घात के बारे में बताता हूं, जो नंबर की पावर्स होती है जिनका उपयोग लघुगणक वाले चैप्टर में होगा, जिनका उपयोग आप लघुगणक वाले चैप्टर में करोगे। तो आइए देख लेते हैं उनकी पावर के बारे में, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उसकी चैप्टर की शुरुआत और चैप्टर स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अभी तो पहले पावर देख लो। तो सबसे पहले मैं पावर बताना चाहूंगा आपको, जो नंबर्स होते हैं उनकी पावर, क्योंकि लघुगणक में डायरेक्ट उनकी जरूरत पड़ेगी, है ना। ये नोट्स अपनी बनाने में बार बार आपसे कह रहा हूँ, ये नोट्स जिसने भी बना लिया उसको किसी भी कोचिंग में पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में मिल जाएगी। बस इसके लिए आपको करना क्या होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुंचानी होगी। तो आइए बढ़ते हैं हम पावर की तरफ। तो हम पहले बात करें, अगर एक नंबर लेता हूं, मैंने एक लिया, एक की पावर में 1 लिखूं, 2 लिखूं, 3 लिखूं, 4 लिखूं, 5 लिखूं, 10 लिखूं, 1000 लिखूं, 10,000 लिखूं, उसका मान एक ही होता है। तो हम एक के बारे में पढ़ते हैं। मैं स्टार्ट करता हूं 2 से, कि 2 की पावर अगर 1 है तो उसका मान कितना होगा,
पेन भी नहीं चला रहा है आजकल। 2 की पावर 1 तो इसका मान क्या होगा, 2 की पावर 2 है तो इसका मान क्या होगा, 2 की पावर 3 है तो इसका मान 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, दिख रहा होगा उम्मीद कर रहा हूँ, 2 की पावर 9 और 2 की पावर 10। इनके मान क्या होते हैं, क्योंकि लघुगणक में डायरेक्ट जरूरत पड़ेगी, वहां पर आप निकाल देना बैठ जाए कि 2 की पावर 6 का मान कितना होता है। अगर डायरेक्ट आपको याद है तो शॉर्टकट में 1 सेकंड में आपको क्वेश्चन का आंसर दे दूं, इतना मैं आपको करवा दूं, आप टेंशन मत लीजिए। बस आप रेगुलर अच्छे से ईमानदारी से मेरी वीडियो देखिए, बड़े कंप्लीट नोट्स बनाइए, और हाँ बाकी जो भी क्वेश्चन आंसर है मैं आपको बोर्ड पे ही करवाऊंगा, एकदम एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा, बस ईमानदारी से आप पढ़ाई कीजिए। तो 2 की पावर 1 की बात करें तो 2 की पावर 1 2 ही होता है, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 हो जाता है, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 6 5 32, 2 की पावर 6 64, ये 128 हो जाएगा, ये 256, ये 512 और ये 1024। कोई कठिन है नहीं, अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हो तो ये कोई कठिन चीज नहीं है, बहुत ही आसान है। 2 की पावर 1 हर कोई बता देगा, लेकिन अगर 2 की पावर 9 उससे पूछे तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ तक कोई पहुंचता ही नहीं, क्योंकि जरूरत इसी की पड़ती है। लघुगणक में बड़ी जो पावर है, जैसे 2 की पावर 8, डायरेक्ट मान अगर आपको मौखिक रूप से पता है तो जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, अपना टाइम बचा लोगे एग्जाम में। अगर नहीं पता है तो वहीं 2 का गुना 8 बार करते करते आपके पास ही छूट जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करें 3 की पावर, चलो मैं इसमें लाइन खींच लेता हूँ तो आप मिक्स कर दो। 3 की बात करें, 3 की पावर 1 कितना होता है, 3 की पावर 2 कितना होता है, 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, 3 की पावर 7, 3 की पावर 8, 3 की पावर 9 और 3 की पावर 10। बड़े बड़े नंबर लग रहे हैं, डर गए क्या? नहीं, देखो बहुत ही आसान। 3 की पावर 1 होता है 3, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान था। 3 की पावर 2, 3 गुना 3, 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 3 का आपस में 2 बार गुना, तो 3 का आपस में 2 बार गुना करोगे कितना आएगा, 9 आएगा। वैसे ही 3 का आपस में 3 बार गुना करोगे तो 27, फिर कैसे आ जाएगा, फिर ये 243 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 729, फिर ये आ जाएगा 2187, ये आ जाएगा 65 61, ये आ जाएगा 19 68 3, और ये 3 की पावर 10 होता है 59049। देखिए जब हमको याद हो सकता है तो आपको क्यों नहीं हो सकता, बहुत आसान है। जरूरत लघुगणक में इन्हीं की पड़ती है। अगर जिसको डायरेक्ट याद है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जिसको डायरेक्ट याद है वो एग्जाम में अपना समय बचा लेता है, और जिसको नहीं पता है तो वो क्वेश्चन, इतना आसान सा क्वेश्चन भी छोड़ के आ जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप अपना एग्जाम में इतना आसान सा क्वेश्चन छोड़ के आए। ठीक है, वैसे ही हम देख लेते 4 की पावर के बारे में। 4 की पावर की बात करें, 4 की पावर 1, हाँ मैं जितना लघुगणक में जितना जरूरत है वो उतना ही लिखाऊंगा, आलतू फालतू नहीं कि 4 की पावर 10 बड़े नंबर आ गए याद करते बैठ जाओ, नहीं ऐसा नहीं। जो लघुगणक में जितना पूछा जाता है, जितने तक की पावर पूछी जाती है, मैं बस उतने तक की पावर आपको बताऊंगा। तो जैसे 4 की पावर 1 4 होता है, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 256, और 4 की पावर अगर 5 पूछ लिया जाता है तो 1024। अब 4 की पावर 6 बहुत बड़ा नंबर आएगा, 4096 तक आ जाए, चलो लिख लो इसको। 4 की पावर 6 ये हो जाता है 4096। इससे ज्यादा मत करना 4 की पावर, क्योंकि इससे ज्यादा पूछी नहीं जाती, क्योंकि अगर 4 की पावर 7 करोगे तो बहुत बड़े बड़े नंबर आते हैं, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन वहां नहीं आते। 4 की पावर आप 6 तक याद कर सकते हैं, लेकिन हाँ 2 और 3 की पावर 10 तक याद रखिएगा। अब बात करें 5 की पावर की, तो 5 की पावर भी आप 5 तक रखिए, इतना सफिशिएंट है, लघुगणक में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो 5 की पावर की बात करें, 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, और 5 की पावर 5 3125 3125। अगर आ गया और जाते हो तो फिर बहुत बड़े बड़े नंबर आते हैं जो नहीं पूछे जाते। तो 2 की पावर 10 तक, 3 की पावर 10 तक, 4 की पावर 6 तक, 5 की पावर 5 तक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने नोट्स में उतार लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, मैं इस साइड वाला मिटा देता हूं, साइड वाला आप अगर नहीं लिखो तो लिख सकते हो। अगर जिन छात्रों को ये मान डायरेक्ट पता होते हैं, आपको पता है एक बात मैं बता दूं, ध्यान से सुनिए पहले, पीएटी एग्जाम निकालना आज की डेट में बहुत आसान है, लेकिन अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि कट ऑफ पहले जैसे नहीं जाता, 100 नंबर पे छात्रों का सिलेक्शन हो जाता है, और ऐसे कई छात्रों को मैं जानता हूं जो बिना पढ़े ऐसे ही कमार के सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन हर किसी की किस्मत और हर किसी का साथ नहीं देता, तो थोड़ा बहुत पढ़ना भी चाहिए। ठीक है, तो हम अब 6 के पावर की बात करते हैं, तो 6 की पावर कहां तक पूछी जाती है, कहां तक लघुगणक में इसकी जरूरत पड़ेगी, आइए देखते हैं। 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216।
बस इतना काफी है। 6 की पावर 3 तक ही पूछा जाएगा लघुगणक में, जो भी क्वेश्चन आएगा बड़ा बड़ा अगर 6 की पावर से पूछा जाता है तो 6 की पावर 3 से करेंगे। अब आगे बात करते हैं 7 की पावर। 7 की पावर कहां तक पूछी जाती है? तो 7 की पावर एक 7 होता है, 7 की पावर 2 49 होता है, और 7 की पावर अगर 3 बोल दी है तो 343। कोई ज्यादा बड़े नंबर नहीं है और इससे ज्यादा पूछा नहीं जाएगा लगभग। 8 की पावर बात करें तो 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, जो बड़े बड़े नंबर आते हैं उनकी पावर 3 तक ही याद रखिए, सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 की पावर 1 8 होता है, 8 की पावर 2 64 हो जाएगा, 8 की पावर 3 हो जाता है 512। 9 की पावर वैसे ही बात करें तो 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 9 का गुना 2 बार कितना 81, 9 की पावर 3 721। बहुत आसान है। अब बात रही 10 की, तो 10 की पावर याद करने की मुझे नहीं लगता किसी को जरूरत है। अगर 10 की पावर 1 करोगे तो उसका आंसर 10 ही आएगा, 10 की पावर 2 करोगे तो उसका आंसर 100 आ जाएगा। एकदम शॉर्ट ट्रिक है। अगर 10 की पावर 1 है तो 1 लिख के 1 जीरो लगा दो, 10 की पावर 2 है तो 1 लिख के 2 जीरो लगा दो, 10 की पावर 3 है तो 1 लिख के 3 जीरो लगा दो। ऐसे ही आगे 10 की पावर 10 तक भी बना सकते हो आप, लेकिन उतनी पूछी नहीं जाती, जितनी पूछी जाती है उतना ही लिखिए, बिना फालतू का कॉपी में लिख के कॉपी भी खराब मत कीजिए, क्योंकि जब एग्जाम के समय पढ़ोगे तो आपको खुद पढ़ने का मन नहीं होगा जब ज्यादा लिखा होगा। जो इंपॉर्टेंट है बस मैं वही लिखाऊंगा। जैसे 10 की पावर 1 है तो 10, 10 की पावर 2 100, 10 की पावर 3 1000, और 10 की पावर 4 है तो 1 के बाद 4 जीरो लगा दीजिए, 10 की पावर खत्म हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये पावर बहुत जल्दी याद हो जाएंगी, जिससे हम आगे आने वाले लघुगणक चैप्टर को बहुत आसानी से और बहुत ही सरल तरीके से समझ सकेंगे और उनके क्वेश्चन हल कर सकेंगे। तो इस वीडियो के लिए धन्यवाद। इतना ही कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल एग्रीकल्चर स्टडी इंस्टीट्यूट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।